वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की, जो कि एक नया सेगमेंट है इस चैनल का, जिसके थ्रू हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी उसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं फार्मासिस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ आयरन विल रिड्यूस इट्स एब्जॉर्प्शन। मतलब इनमें से क्या आयरन के साथ अगर हम एडमिनिस्टर करें तो उसके एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है या फिर रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर एग्स, कॉफी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? तो ये बात तो बहुत लोग जानते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ आयरन जो है कॉम्प्लेक्स बना लेता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम रहता है और आयरन और कैल्शियम जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। एग में भी फॉस्फोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, वो फॉस्फोप्रोटीन भी आयरन के साथ इजिली कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कॉफी में कैफीन होते हैं। कैफीन की वजह से आयरन के साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। तो एग हो या फिर कॉफी हो या फिर मिल्क प्रोडक्ट, सभी में आयरन के कॉम्प्लेक्स बनने की चांसेस ज्यादा है, जो कि सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल। तो ये तीनों ऑप्शन में कुछ न कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से सभी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिटार्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट फॉलोज विच काइनेटिक्स। मतलब कैरियर मेडिएटेड जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, वो कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स या फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट है क्या। ठीक है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है जिसमें दो प्रकार के मैकेनिज्म मेनली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों के बारे में डिटेल में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इस कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे होता क्या है, जब भी कोई ड्रग हम बॉडी पे एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके वो ब्लड में पहुंचेगा। अगर जीआईटी में रहा तब तो वो एक्शन नहीं दे पाएगा। जीआईटी के जो सेल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में पहुंचाएंगे और ब्लड में पहुंचने के बाद अगेन वो अलग अलग ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचेगा, जहां पर वो फिर वहां के सेल से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा। और इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे, जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, उस पे एक लिमिटेड अमाउंट पे कैरियर्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ड्रग कैरियर्स, जो कि कैरी करते हैं ड्रग को बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। अगर ये सपोज कैरियर मॉलिक्यूल है और ये ड्रग मॉलिक्यूल है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ड्रग एंड कैरियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन ये इसको इंटरलाइज करके यहाँ पर सेल के अंदर इसको छोड़ देता है। ठीक है, ड्रग को पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म है, ये रिवर्सिबल होता है। तो अगर हम इसको एक ग्राफिकल वे से समझें, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें कंसेंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के बीच, ठीक है, अगर हम ड्रग के कंसेंट्रेशन को बढ़ाते हैं और एब्जॉर्प्शन को देखते हैं कि कैसे बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर हम कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग को अगर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ टाइम तक ही लीनियर ग्राफ हमको मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कि पहले कहा कि एब्जॉर्प्शन जो है कैरियर मेडिएटेड है और कैरियर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट पे है। अगर कैरियर सारे ऑक्यूपाई हो गए, सैचुरेट हो गए, तो उसका एब्जॉर्प्शन पे कोई रोल नहीं रहेगा और हम ड्रग कंसेंट्रेशन को जितना भी बढ़ाएं एब्जॉर्प्शन जो है नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो लीनियर ग्राफ जो शुरू में मिलता है हमको, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट पे एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाए उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, एक लीनियर ग्राफ। देन उसके बाद जो डिक्लाइन होते जाता है या फिर इंडिपेंडेंट हो जाता है, बोल सकते हैं कंसेंट्रेशन से, उस इंडिपेंडेंट ग्राफ को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, जिसमें कंसेंट्रेशन का कोई रोल नहीं रहता एब्जॉर्प्शन पे। तो इसी फर्स्ट और जीरो ऑर्डर को एक साथ फॉलो करना कहलाता है मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, मतलब इस ग्राफ में फर्स्ट ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है और जीरो ऑर्डर भी फॉलो हो रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ को या इस टाइप के काइनेटिक्स को हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका सही आंसर होगा मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है? जब कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ट्वाइस रहे, मतलब सेकेंड ऑर्डर पे रहे, बोल सकते हैं इस टाइप का। बहुत फास्ट जब एब्जॉर्प्शन होता है तो कुछ इस प्रकार के ग्राफ मिलेंगे, इसी को हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है,
जैसे कि इस वैल्यू को अगर हम देखें तो कंसेंट्रेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन के रेस्पेक्ट पे एब्जॉर्प्शन जब ट्वाइस हो जाता है, सेकेंड हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और इस मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन या माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स, सैचुरेशन काइनेटिक्स या फिर नॉन लीनियर काइनेटिक्स। ठीक है, तो अलग अलग नाम जानना भी हमको जरूरी है, क्योंकि किसी भी नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसका ड्रग एब्जॉर्प्शन पे क्या रोल है और कौन कौन से ड्रग इस मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होते हैं, हम अपने प्रीवियस वीडियो पे डिटेलिंग कर चुके हैं, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर एसोसिएटेड विथ, मतलब लेबलिंग और पैकेजिंग ऑफ ड्रग होता है वो किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर प्राइस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स या फिर प्रमोशन मिक्स। ठीक है, ये एक मार्केटिंग का क्वेश्चन है या फिर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट हम जो पढ़ते हैं उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन का आंसर हम जाने, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मतलब किसी भी बिजनेस या फिर मार्केटिंग को रन करने के लिए क्या 4 पी हैं जिसके वजह से कोई बिजनेस स्मूथली रन होता है। इसको हम फंडामेंटल मॉडल ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए एक फंडामेंटल मॉडल होता है। तो 4 पीस के अंदर जो आते हैं वो है प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो अब इसको डिटेल से हम समझते हैं। प्राइस मिक्स क्या है, तो जब भी कोई ड्रग प्रोडक्ट बनता है और वो रेडी टू सेल रहता है, मतलब मार्केट में आने के लिए तैयार रहता है, तो उसका प्राइस कितना रखा जाए प्रोड्यूसर तय करता है। ठीक है, जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो तय करेगा, और वो किन किन चीजों का ध्यान रखेगा उस पर, कि उस पर कितना टैक्स लगना है, उस पर क्या डिस्काउंट रखना है, पेमेंट हम कैसे लें, क्रेडिट कार्ड से ले या डेबिट कार्ड से ले, उस पर भी प्राइस जो है फ्लक्चुएट होता है। ऑनलाइन इसको सेल करें कि ऑफलाइन, दोनों में अलग अलग प्राइस रखें कि नहीं रखें, ये सारा चीज प्राइस मिक्स में तय किया जाता है। मतलब ऑल अबाउट द रेट एंड प्राइस ऑफ द ड्रग। ठीक है, उसी प्रकार अगर प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो कितना सारा प्रोडक्ट या फिर आइटम एक कंपनी बना रहा है और अपने बायर को ऑफर कर रहा है, मतलब ऑल द प्रोडक्ट लाइंस। ठीक है, विच इज ऑफर्ड बाय द सेलर टू द बायर। एक बेचने वाले, एक खरीदने वाले को कितना सारा प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, कितना सारा उसके कंपनी में प्रोडक्ट बन रहा है, वो कार्डियो से रिलेटेड है कि कैंसर से रिलेटेड है या फिर डायबिटीज से रिलेटेड है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है, तो कितने सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट कोई कंपनी बना रहा है और अपने बायर को ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इसको हम प्रोडक्ट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्लेस मिक्स की बात करें, ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी बोलते हैं हम प्लेस मिक्स को। मतलब मैन्युफैक्चरर से जाके रिटेलर तक वो कौन कौन से चैनल से आ रहे हैं, कितने मेंबर इस पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, इसके बीच में क्या क्या मेंबर्स लग रहे हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेस से हो क्या रहा है, मेट्रो सिटी से स्मॉल विलेजेस तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है, वो अलग अलग प्लेस को हो के आना या फिर उसमें अलग अलग मेंबर इन्वॉल्व होना, वो सब कहलाता है प्लेस मिक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। और प्रमोशन मिक्स, जैसे कि नाम से हमको समझ आ रहा है, ये फिर एडवर्टाइजमेंट से जुड़ा हुआ टर्म। और इसके साथ साथ कोई अगर पब्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि इससे रिलेटेड कोई लीफलेट हम तैयार कर रहे हैं डॉक्टर्स को या फिर दुकान में मेडिकल स्टोर पे जो छोड़ रहे हैं, ठीक है, सेल्स प्रमोशन इसको बोल सकते हैं, वो सारे चीजें आएंगे प्रमोशन मिक्स में। फॉर एग्जांपल जैसे कि एमआरशिप का अगर हम ले, एमआरशिप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिवशिप जो होता है, वो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट को, कंपनी के पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपने टारगेट एरिया तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर्स की या फिर मेडिकल शॉप के जो ऑनर है उसका हेल्प लेते हैं। वहां पर वो जाके एडवर्टाइज करेंगे, सेल्स प्रमोट करेंगे, कुछ गिफ्ट आइटम्स भी उस पर देते हैं ताकि उसका आइटम जल्द से जल्द मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे प्रमोशन मिक्स में। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ फोकस करें तो लेबलिंग और पैकेजिंग पूछा गया है। तो लेबलिंग और पैकेजिंग किससे जुड़ा हुआ टर्म है, देखो प्रमोशन से तो ये नहीं जुड़ा है। ठीक है, उसी प्रकार प्राइस मिक्स से भी नहीं जुड़ा है। ठीक, प्लेस मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो प्लेस मिक्स में क्या होता है, चैनल्स की बात चलती है, अलग अलग प्लेस की बात चलती है। ठीक है, कौन कौन से मेंबर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो प्लेस मिक्स से भी ये नहीं जुड़ा है। प्रोडक्ट में सारे आइटम्स आ जाते हैं, उसका लेबलिंग पैकेजिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तब जाके कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज होगा, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होगा कि क्या लेबल है, उस पर क्या पैकेजिंग है, कंप्लीट प्रोडक्ट की बात चलती है इस पे, तब जाके वो रेडी टू सेल रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स में ही हम लेबलिंग और पैकेजिंग की बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या है, प्रोडक्ट मिक्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल कम अंडर विच शेड्यूल।
ठीक है, मतलब शेड्यूल से इसमें क्वेश्चन उठाया गया है जो कि हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। ठीक है, शेड्यूल से जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर जीपैट का एग्जाम हो। ठीक है, तो शेड्यूल को याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसको हम ट्रिकी वे पे याद रख सकते हैं ताकि ये लंबे समय तक याद रहे। तो इस क्वेश्चन में क्लिनिकल ट्रायल पे पूछा गया है, क्लिनिकल ट्रायल कौन से शेड्यूल पे आता है? तो ऑप्शन आर शेड्यूल के, शेड्यूल बी, शेड्यूल वाई या फिर शेड्यूल यू। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए सही आंसर? हमको पता है जितने भी गाइडलाइंस है, रिक्वायरमेंट है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, न्यू ड्रग को अप्रूव करने की बात हो, चाहे उसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या फिर सेल की बात हो, तो क्लिनिकल ट्रायल से जो भी रिलेटेड है गाइडलाइंस वो दिया गया शेड्यूल वाई पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है शेड्यूल वाई। ठीक है, तो अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रखने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, आप अपने से ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉलेज में बनाया था वाई फॉर, जैसे कि मेरा एक दोस्त था यश नाम का। ठीक है, वाई फॉर यश, तो यश को मैंने हमेशा क्लिनिकल ट्रायल के नाम से ही निकनेम दिया है। ठीक है, उसको मैं क्लिनिकल ट्रायल बुलाता था प्यार से, तो वो मेरे को वाई से याद रहता था कि यस फॉर द वाई, वाई फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, उसी प्रकार अगर के की बात करें तो अगर कोई आपका दोस्त हो, कृष्णा, केशव या फिर करण नाम का कोई भी हो सकता है, तो उसको आप बुलाना स्टार्ट कर दीजिए मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड ड्रग। ठीक है, ऐसे ड्रग जो कि मैन्युफैक्चरिंग से एग्जेम्प्टेड है, उसका सर्टेन प्रोविजन वो हम शेड्यूल के में पढ़ते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्टेड ड्रग ऐसे करके बुला सकते हैं। वी फॉर द पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन की इसमें बात चलती है हम, तो विकास या फिर ऐसा अगर कोई दोस्त हो आपके कॉलेज में, आपके साथ में या फिर पड़ोसी में, तो उसको पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोल सकते हैं आप। ठीक है, यू फॉर द रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स की बात चलेगी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को संभाल के रखना या फिर रॉ मटेरियल, एनालिटिकल रिकॉर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक दोस्त था उमेश नाम का। ठीक है, उमेश का हमेशा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड या फिर उसकी जो डाटा कलेक्शन वाली बात है वो बहुत अच्छा रहता था, तो उस उमेश को मैं क्या बोलता था, रिकॉर्ड के नाम से याद रखता था, और रिकॉर्ड फॉर द याद रहता था हमको शेड्यूल यू। ठीक है, तो आप भी ऐसे कुछ फनी ट्रिक्स स्टार्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस, तो एक क्लास में मेरी एक बैचमेट थी सपना नाम की। ठीक है, लड़की थी एक सपना, तो वो सपना जो है बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, क्रीम पाउडर लगाती थी, कॉस्मेटिक लगाती थी ज्यादा, तो शेड्यूल एस में हम क्या पढ़ते हैं, कॉस्मेटिक। ठीक है, इससे मैं याद रख सकता था उसको इजिली। तो आप एक फनी ट्रिक याद रख सकते हैं, या तो उसके साथ आप शेयर करें दोस्तों के साथ, या अपने आप में ही इसको रख सकते हैं और आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। या और भी कुछ फनी ट्रिक हो सकते हैं जो आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, बट शेड्यूल से एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, और हर प्रकार के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विनकाइल क्लोइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, विनकाइल क्लोइड के बारे में पूछा गया है। विनका एक मोस्ट पॉपुलर ड्रग है जिसको हम कैथरेंथस रोसियस भी बोलते हैं, पेरीविंकल भी बोलते हैं, या सदाबहार अगर कॉमन शब्द में बोले तो। ठीक है, इसका फैमिली एपोसाइनेसी होता है, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कभी भी हम अगर कोई मेडिसिनल प्लांट पढ़ रहे हैं तो उसका फैमिली को याद रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी फैमिली से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जाता है। तो कैथरेंथस रोसियस इसका नाम है और फैमिली है एपोसाइनेसी। ठीक है, तो पूछा गया है विनकाइल क्लोइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, कैंसर, हाइपरटेंशन और वॉमिटिंग। ठीक है, तो इसका मेरे ख्याल से सबको आंसर पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते होंगे इसको। इसका सही आंसर क्या है, कैंसर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये किस में और यूज हो सकता है ये भी हमको जानना जरूरी है। जैसे कि हाइपरटेंशन में भी यूज होता है, उसी प्रकार डायबिटीज मेलाइटस में भी यूज होता है, बट मोस्ट प्रोमिनेंट अगर एक्शन देखें तो इसका कैंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन पे कैंसर दिया है तो हम उसी को टिक करेंगे। सपोज यहाँ पर डायबिटीज और हाइपरटेंशन दिया है और यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव दिया है, तो हम ऑल ऑफ द एबव को ही टिक करेंगे। ठीक है, उसका सही आंसर उस केस में ऑल ऑफ द एबव रहेगा। अगर कैंसर की हम बात करें तो ये ल्यूकेमिया के लिए यूज होता है इन चिल्ड्रेन, और अगर एडल्ट में बात करें तो ये हॉजकिंस डिजीज के लिए यूज होता है। ठीक है, हॉजकिंस डिजीज से एक लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें इफेक्ट होता है। उसी प्रकार ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर का फॉर्म है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट ये ल्यूकेमिया और हॉजकिंस डिजीज में यूजफुल होता है। कभी कभी नाम से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कैंसर फॉर्म में विनकाइल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर बात करें तो ये एक माइटोटिक इनहिबिटर है। माइटोटिक इनहिबिटर ड्रग है जो कि मेटाफेस में एक्ट करता है,
मेटाफेज को ये अरेस्ट करता है, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देता। एक ट्यूबुलिन प्रोटीन रहता है जिससे ये बाइंड करके उसके पॉलीमराइजेशन को, फर्दर जो बाइंडिंग कैपेसिटी उसको ये रोकता है, पॉलीमराइजेशन को, जिसके वजह से स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सेल डिवीजन को रोकना अल्टीमेट हमारा गोल रहता है कैंसर में, ठीक है। तो इसमें हमको दो चीज याद रखना है, माइटोटिक इनहिबिटर है, मेटाफेज में एक्ट करता है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन को बाइंड करके एक्ट करता है, ठीक है। जब भी कॉग्नोसी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका हमको कोलॉजिकल पोर्शन भी सॉल्व कर लेना चाहिए साथ साथ। अगर ऐसा हम करते हैं तो दोनों पोर्शन हमारा साथ में तैयारी हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोलॉजी से कोई क्वेश्चन है, अगर वो कॉग्नोसी से रिलेटेड है, कुछ नेचुरल ड्रग है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स को हम याद रख सकते हैं, फैमिली को याद रख सकते हैं, उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट है वो याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें विनका में विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर विनब्लास्टिन की बात करें तो वो मेनली ड्रग यूज होता है हॉजकिंस डिजीज पे, ठीक है। और विनक्रिस्टिन की अगर बात करें तो ये ल्यूकेमिया के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, बी फॉर द ब्लास्टिन फॉर द बड़े लोग के लिए, ठीक है। बड़े लोग में हम पढ़े हैं अभी, एडल्ट में क्या होता है, हॉजकिंस डिजीज के लिए होता है, तो बी फॉर द बड़े लोग, ठीक है। सी फॉर द छोटे लोग, मतलब जो चिल्ड्रंस रहते हैं, सी फॉर द चिल्ड्रन भी याद रख सकते हैं हम। चिल्ड्रन जो होते हैं उसमें ल्यूकेमिया का देखा जाता है, ल्यूकेमिया के लिए विनक्रिस्टिन को मेनली अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बी फॉर द बड़े लोग हॉजकिंस डिजीज, सी फॉर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फॉर द ल्यूकेमिया। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन इसका 2 मेजर एल्कोलॉइड है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेगमेंट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। आगे भी हम और ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड सम ट्रिक्स, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे। आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।